जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। दोस्तों आज से हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय परीक्षा होने वाला है उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और दोस्तों आज से हम लोग ये 75 क्वेश्चन का रेगुलर प्रैक्टिस सेट को लेकर आने वाले हैं। तो अगर यहाँ से अगर आपको कुछ लाभ होता है तो ज़रूर आप इसको देखिए। और ये सिर्फ बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का ही प्रैक्टिस सेट नहीं दोस्तों, जहाँ जहाँ जीके जीएस का डिमांड होता है वहाँ आपको ये लाभ ज़रूर पहुँचाएगा। जैसे कि फ़िलहाल अभी बिहार दरोगा मेंस का भी एग्ज़ाम है तो आप उसके लिए भी ये देख सकते हैं, ठीक है। या बिहार पुलिस जो आने वाला है उसके लिए भी, ठीक है। और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए भी हो सकता है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद का शपथ दिलवाते हैं, कौन दिलवाते हैं? तो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं दोस्तों, हाई कोर्ट की बात किया गया है। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? तो बात करें तो आर्टिकल 219 में इसका शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि नियुक्ति की बात करेगा दोस्तों तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है। तो चुनावी विवादों का अगर निपटारा हो गया दोस्तों तो ये आर्टिकल की बात किया था, आर्टिकल 71 में है। और इसका निपटारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा और यह अंतिम फैसला भी माना जाएगा इसका, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, ठीक है। तो कल्याणकारी जो राज्य है वो भारत के किस संविधान के किस भाग में ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात क्या है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यही पूछ देगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो ये हो जाएगा आयरलैंड में। ये भी आप याद रखिएगा, आयरलैंड से। और आयरलैंड लिया था स्पेन से, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है यह एक संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? तो सिविल सेवा बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6 है कि लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है ये बताना है, ठीक है। तो इनको बहुमत से होना चाहिए दोस्तों। जैसे लोकसभा के सभी जो सदस्य होते हैं कि बहुमत से जो प्रस्ताव जो पारित हो गया उसी के द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान गणतंत्रात्मक हैं क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासक नहीं है, यहाँ चुनाव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आमंत्रण का चंपारण आने का आमंत्रण दिए थे वो हो जाएंगे राजकुमार शुक्ल। और ये पूछा जाएगा किस अधिवेशन में, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित किसने की थी? तो पटना में 1913 का अनुशीलन समिति सचिंद्र सान्याल द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10 है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल हो जाएगा वो कांवड़ झील हो जाएगा, जो कि अगर पूरा ही देश की बात किया जाएगा तो भारत का ये 39वां है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बिहार का तो पहला हो जाएगा लेकिन पूरा भारत का ये 39वां है। और इसका एरिया की बात किया जाए तो 16 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 16 किलोमीटर स्क्वायर,
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते ही 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कब हुआ, 1921 में, ये भी याद रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि लिखी गई है वो भाव चित्रात्मक लिखी गई है, भाव चित्रात्मक, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 12 नंबर देखते हैं कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो किसने जैन धर्म को अपना लिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिए थे। और ये 298 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा ये डेट, 298 ईसा पूर्व में संलेखना विधि के द्वारा शरीर को त्यागे थे, श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पर। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है गृध्र बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। तो गृध्र बौद्ध कला जो हो जाएगा वो गंधार कला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंधार कला। बोला जाता है दोस्तों कि जैसे कि गंधार जो कला है वो भारतीय और जो यूनानी जो हो जाएगा, भारतीय और प्लस में यूनानी जो कला है उसका मिश्रण भी है। तो प्रश्न ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था। तो दिल्ली के अमीरों का जो दमन किया था वो इल्तुतमिश हो जाएगा, ऑप्शन बी। इल्तुतमिश का अन्य कार्य देखा जाए तो जैसे कि अमीरों का तो दमन इसने किया था, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण भी इल्तुतमिश में ही कराया था, ये भी आपको याद, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इक्का प्रणाली भी इल्तुतमिश ने भी चलाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे पहले जान लीजिए कि 1780 से 84 के बीच में हुआ था, 80 से 84 के बीच में। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंगस हो जाएगा, वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा बात किया जाएगा, तीसरा 1790 से 92 में हुआ था और कर्नवालिस था, ये थर्ड में था दोस्तों, ये थर्ड में था। और मतलब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। और चतुर्थ में जो था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था 1799 वाला में, ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली, ये फोर्थ में था। तो ऑप्शन इसका क्लियर हो गया। और प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। अल्पसंख्यक केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये कांग्रेस के बारे में किसने कहा था। तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था ये अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो पूना सार्वजनिक सभा जो हो जाएगा वो एमजी रानाडे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमजी रानाडे। और ये कब किया गया था ये भी अगर याद रखिएगा तो 1867 ईस्वी में किया गया था, पूना सार्वजनिक सभा 1867 ईस्वी में। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है कि वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका भू राजस्व था दोस्तों, वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था, भू राजस्व, ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर का स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1336 ईस्वी। और उस टाइम का दिल्ली का सल्तनत कौन था, शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था। तो ये अकबर के विरुद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, 1580 में। ठीक है, जौनपुर में फतवा जारी हुआ था, अकबर के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1580 में। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि 20 क्या बोलता है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था। तो रॉलेट एक्ट आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने से, और हम बता देते हैं कि रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो हुआ था 19 मार्च 1919 को। तो ये हुआ। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुआ था? तो अमृतसर अधिवेशन तो हो गया था 2 दिसंबर 1919 को, और जालियांवाला हत्याकांड ये सबको पता होगा 13 अप्रैल 1919 को। तो आप लोग इससे खुद से मैच कर लीजिए। आगे हम देखते हैं। प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटा होना चाहिए फिर बड़ा होना चाहिए, तो आरोही क्रम में बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, बताते हैं कि सबसे अगर कम इसमें देखा जाए तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। नेपाल का कितना है? अगर नेपाल का पूछ देगा तो 1751 है, 1751 किलोमीटर। पाकिस्तान का कितना है? तो 3323 किलोमीटर। चीन का कितना है? तो चीन का हो जाएगा 3488 किलोमीटर, और यहीं बांग्लादेश का तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 22 नंबर क्या बोलता है। तो 22 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो धारवाड़ जो हो जाएगा दोस्तों किस साइड में है? ठीक है, तो अगर हम बिहार की बात किया जाए, तो अगर हम नॉर्मली हम इसको फिगर ऐसी नॉर्मल, तो धारवाड़ जो हो जाएगी वो उत्तर और दक्षिण के साइड में आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि उत्तर और दक्षिण के साइड में आ जाता है, दक्षिण और पूरब के साइड में, दक्षिण और पूरब के साइड में। तो यही देखना, धारवाड़ नहीं है ये बताना है। ठीक है, ये एरिया में जो नहीं है वही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो रोहतास किसका हो जाएगा? रोहतास जो हो जाएगा वो विंध्य पहाड़ी की की संरचना है यहाँ पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं कि अटल टनल के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सी सही है बताना है। तो इनका निर्माण सीमा सड़क BRO के द्वारा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ठीक है, यह मनाली और लाहौली स्पीति घाटी को जोड़ता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला है कि यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्व है, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि चारों कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है? तो नर्मदा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सतपुरा और विंध्याचल के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सतपुरा और विंध्याचल। प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखते हैं कि 25 क्या कह रहा है कि बताना है कि बादम पहाड़ किस राज्य में है? तो बादम जो पहाड़ है दोस्तों ये हो जाएगा उड़ीसा में। डलरी राजहरा जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, कुद्रेमुख हो जाएगा, कुद्रेमुख कहाँ है? तो कुद्रेमुख कर्नाटक में हो जाएगा, कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। और नोआ मुंडी हो जाएगी झारखंड में। तो आप लोग इसको अच्छे से मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो हो जाएगा वो तंजानिया में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट तंजानिया में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा है। तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है दोस्तों भारत में, वो अगर बात किया जाए तो दक्षिण पश्चिम से आता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से आता है और उत्तर पूर्व में जाता है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि इसको मैच करना है देश और राजधानी का। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, जो कि बिल्कुल सही है, मतलब सामने एक ए मिल गया। और ताशकंद का दुशांबे हो जाएगा, किर्गिस्तान का बिश्केक हो जाएगा, और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद। यानी कि आप यहाँ पर सब लाइन से ही हैं, तो इसको आप लोग मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगी? तो मुद्रा अवमूल्यन में क्या होता है ये बताना है, सिंपल। ठीक है, तो मुद्रा अवमूल्यन में
निर्यात में वृद्धि हो जाता है, निर्यात को हम लोग वृद्धि कर देते हैं और आयात में कमी कर देते हैं। यहाँ वृद्धि नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ कमी हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि और आयात में क्या करते हैं, आयात में कमी कर देते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकती है, तो उसको क्या कहते हैं, यह सिंपल बताना है। तो उसको सीमांत अस्थायी सुविधा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कार्य जो है वो आरबीआई से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो मुद्रा का नियंत्रण बिल्कुल आरबीआई करता है। मुद्रित नोट जारी करना ये भी आरबीआई काम है। जनता को पैसा उधार नहीं, जनता को पैसा जो उधार वो आरबीआई द्वारा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन इसका तो कथन 3 गलत ही हुआ, ठीक है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को धन उधार देना, ये भी सही है, ये भी आरबीआई का काम है, यानी कि ऑप्शन केवल बी सही हो जाएगा और केवल 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पाद अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्रथम लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो ये जो आत्मनिर्भर है दोस्तों, ये हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1961 से 66 तक चला था और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता वो साइमन क्रूजनेट्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन क्रूजनेट्स। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये बताना है। तो इसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। अगले प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 35 की भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार के विनिमय कौन करता है। तो बाजार का विनिमय कौन करता है कृषि उत्पाद से संबंधित। तो कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म देखें तो एपीएमसी बोला जाता है, एपीएमसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश को भेंट में 20 गेज रेलवे इंजन उपहार दिया है। तो किस देश को दिया है, तो ये अभी हाल फिलहाल का न्यूज़ है दोस्तों, ये बांग्लादेश को दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि भारत में वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थ मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया गया धान के लिए। तो 2183 रुपया निर्धारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं कि किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत की गई है। तो पोषण भी और पढ़ाई भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन लगभग कितना था। तो जो चंद्रयान 3 का कुल वजन जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3900 किलोग्राम था, ठीक है। और ये पूछा जाएगा कि किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। तो ये याद रखिएगा LVM-3-M4 के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। LVM-3-M4 के द्वारा, ठीक है। चंद्रयान 1 कब गया था, 2008 में गया था। और चंद्रयान 2 कब गया था, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था, 2019 में गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल का जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य का मिला है। तो दुबराज जो चावल हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं
कि निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है। तो बताना है कि कौन सा जो राज्य है और राज्यपाल है वो सही सुमेलन नहीं है। तो केरल का हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान, जो कि बिल्कुल सही है। नागालैंड का ला गणेशन, ये भी सही है। त्रिपुरा का गुरमीत सिंह नहीं है, त्रिपुरा का हो जाएंगे सत्यदेव नारायण सिंह। त्रिपुरा का याद रखिएगा, सत्यदेव नारायण सिंह, ठीक है। और राजस्थान का कौन हो जाएंगे, तो राजस्थान के कलराज मिश्र, जो कि ये भी सही है। अच्छा, गुरमीत सिंह कहाँ के, ये अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा उत्तराखंड का आ जाएगा, ठीक है। गुरमीत सिंह कहाँ के हैं, उत्तराखंड का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 43 नंबर, कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था उसमें कुल कितने टीमों ने भाग लिए थे। तो इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ है जो 2023 में, उसमें कुल 10 टीम थे दोस्तों, और कुल पूछेगा कितने मैच खेले गए थे, तो मैच याद रखिएगा 48 खेला गया था। फाइनल कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद स्टेडियम में, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और इसमें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजय हुआ था और उप विजय कौन हुआ था, इंडिया हुआ था, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 44 को देखते हैं कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में बिहार का जो महाधिवक्ता जो हो जाएंगे दोस्तों, इसका हो जाएगा पीके शाही, इनका पूरा नाम हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशांत कुमार शाही। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार 2023 हो जाएगा वो जॉन फॉसे हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन फॉसे। 46 नंबर प्रश्न है कि नागेबाज शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो नागेबाज हो जाएगा वो जूडो से हो जाएगा, नागेबाज किससे है, जूडो से, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। 47 नंबर देखते हैं कि प्रोलॉग किस पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा है। तो प्रोलॉग जो हो जाएगा वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर भाषा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 5वीं। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो ये रोम में हो जाएगा, जो रोम कहाँ है, इटली में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 49 है कि नकटा लोक नृत्य संबंधित है। तो नकटा किससे संबंधित है, नकटा हो जाएगा लेझिम हो जाएगा, कोली हो जाएगा, बोहदा हो जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ये सब महाराष्ट्र से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से, ठीक है। अच्छा, झारखंड का कौन हो जाएगा, तो झारखंड की याद रखिएगा, झारखंड का हो जाता है छऊ, ठीक है। गुजरात को तो सबको पता होगा, डांडिया, ये सब गुजरात का है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या है देखते हैं कि 50 नंबर है कि निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो निखिल बनर्जी जो हो जाएंगे दोस्तों, ये सितार वादक हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सितार वादक। प्रश्न संख्या 51 है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो हो जाएगा वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग, देखिए दोस्तों लाल रंग के लिए पूछ दिया गया, लाल रंग का परास होता है तो कितना एंगस्ट्रम होता है। तो लाल रंग हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है। और पूरी तरह से अगर पूछेगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कितना होता है, तो याद रखिएगा 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है। लेकिन लाल रंग स्पेशल पूछ दिया तो याद रखिएगा 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता हो जाएगी दोस्तों वो कंपन के आयाम के द्वारा, ठीक है, कंपन के आयाम के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो देखिए ऋणात्मक पर पूछा, ऋणात्मक पर याद रखिएगा, ऋणात्मक पर हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। और धनात्मक पर पूछ जाता तो ये धनात्मक पर ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऋणात्मक पर हाइड्रोजन गैस। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। लाल रंग की जो वस्तु है वो लाल रंग
क्यों दिखाई देती है ये बताना है। ठीक है, तो क्योंकि यह लाल रंग का परावर्तित कर देता है, बाकी सबको ऑब्जर्व कर लेता है और लाल रंग को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि कार्य का मान किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। तो कार्य का मान जो है दोस्तों वो किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। तो जब बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो यानी कि 90 डिग्री हो तो उस टाइम तो जो कार्य हो शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी तो सही है। और विस्थापन जब शून्य होगा फिर भी होगा शून्य, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी। प्रश्न है कि प्रतिरोध के दो तार R1 तथा R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो समानांतर क्रम में तो 1/R1 प्लस में 1/R2 यही बोला गया है। तो R1 इंटू R1 यानी कि R1 प्लस में R2 और इसका उल्टा हो जाता है यानी कि R सीधा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट, जब पलट जाएगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं रेडियो तरंग के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है। तो कौन एक मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, इस्पात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस्पात। अगला प्रश्न है कि कार्नेलाइट किस धातु का है। तो कार्नेलाइट पोटेशियम का हो जाएगा। कार्नेलाइट किसका है, उसका है पोटेशियम का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं कि हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम दोस्तों याद रखिएगा कि नोबल गैस का सबसे हल्की गैस यही है, सबसे हल्की नोबल गैस हीलियम ही है। प्रश्न संख्या 62 है कि क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है ये बताना है। तो रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं कि मणिके और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या है कि जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत क्या है। तो जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा कि पहले अगर तांबा पूछ देगा तो तांबा 50% होता है। जस्ता पूछ देगा तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, तो जस्ता 35 होता है। और निकेल की बात किया जाए तो निकेल याद रखिएगा 15% होता है। तो इसमें चांदी तो आया ही नहीं, तो चांदी कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 0%। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। तो निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक किसका हो जाएगा, तो अल्कोहल का हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्कोहल। अब अगले प्रश्न देखते हैं 66 नंबर की ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑक्सीकरण के संबंध में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग तो करता ही है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, अगला हो जाएगा ऑक्सीजन का संयोग करता है। ठीक है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं कि मस्टर्ड गैस का उपयोग होता है। तो मस्टर्ड गैस का जो उपयोग होता है दोस्तों ये रासायनिक युद्ध में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। तो TGN हो ही जाएगा विस्फोटक, TNT भी है और पोटेशियम क्लोरेट भी विस्फोटक है। नाइट्रो क्लोरोफॉर्म यानी ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए। 69 है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है सा है। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव हो जाएगा वो नील हरित शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। और नील हरित शैवाल में भी कौन हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। ये अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, गर्म रुधिर यानी कि रुधिर मतलब खून हो जाता है, रक्त। ठीक है,
तो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो ये हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उनका तापमान न घटता है न बढ़ता है, कोई भी सीजन हो, तो उनको हम गर्म रुधिर वाले जंतु भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात पहले इसका मिला लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सुंदरी जो है, सुंदरी क्या है, सुंदरी हो जाएगा न्यू मेटोफोर, तो सुंदरी हो जाएगा न्यू मेटोफोर, ठीक है। अमरबेल तो सबको पता होगा, अमरबेल हो जाएगा चूसन मूल, ठीक है। सिंघाड़ा क्या है, तो सिंघाड़ा हो जाएगा स्वांगी कारक मूल, और प्याज क्या हो जाएगा, प्याज तो भूमिगत तना है, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद से मैच कर लीजिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 है कि शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्ट क्या है। तो शल्य क्रिया में अर्थोप्लास्ट क्या है, तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन के अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो ये छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे अधिक पाचन कहाँ होती है, छोटी आंत में, ठीक है, और अंतिम रूप से भी। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होता है। तो इंसुलिन में जस्ता होता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर में सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन है। तो हेपेटाइटिस रोग से जो सीधा प्रभावित होता है वो यकृत होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। दोस्तों इसके बाद मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जीके जीएस यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।